तो दोस्तों आज लेकर के मैं आया हूं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं चैप्टर वाइज जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं। तो आज भी मैं क्या किया हूं कि बायोलॉजी से 11 यानी आगे 11वां सेट लेकर के आया हूं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताता हूं। जो लोग वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको तो पता है कि मैं क्या बताता हूं क्या नहीं बताता हूं। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि दोस्त फिजिक्स से आपको मैं 40 सेट दे रखा हूं, 800 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रखा हूं। अगर उस 800 क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हो तो फिजिक्स में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाली है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले ध्यान रखिएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, उसी से आएंगे। अभी जो मैं बायोलॉजी का 11 सेट दे रहा हूं तो अभी 10 सेट मैं प्रोवाइड करा दिया हूं। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डाला गया है। और बायोलॉजी खत्म करने के बाद मैं जल्द ही आपके सामने केमिस्ट्री का सेट लेकर के आऊंगा। ध्यान रखिए, एग्जाम बहुत जल्द आने वाली है। अक्टूबर नवंबर का इंतजार मत कीजिए, बहुत जल्द आएगी। इसलिए दोस्त सीरियस होकर के तैयारी कीजिए। जो लोग सच में रेलवे टेक्नीशियन में जॉब लेना चाहते हैं दोस्त, सीरियस होकर के तैयारी कीजिए। साइंस से आपका 40 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन डाला जाएगा, तो 40 नंबर बहुत मायने रखता है। और 40 में 40 अगर आपको लाना है तो दोस्त आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और मुझे आपका साथ देना पड़ेगा। हम और दोनों मिलकर के इस 40 से 40 मार्क्स तक पहुंच पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए दोस्त, इग्नोर मत कीजिए। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, हाथ मलते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। जो सामने है उसको देखिए और फटाफट जो है क्या कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू से अंत तक के वीडियो देखिएगा। आपको पता लग जाएगा कि कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस सेट में लेकर के आता हूं। या आप अगर चाहे तो पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फिजिक्स में डाला गया है। 800 क्वेश्चन डाला गया दोस्त, 800 क्वेश्चन। अभी जो है क्या है कि 10 सेट कर दिए बायोलॉजी से। 10 सेट करने का मतलब 200 क्वेश्चन हो गया है। 11वां सेट चल रहा है। इसी तरह से जो है आपको मैं चैप्टर वाइज जो है कंप्लीट कराता हूं। और एग्जाम से पहले ही दोस्त आप चिंता ना करें, एग्जाम से पहले ही आपका सारा साइंस का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसलिए चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा डिस्टर्ब हम भी हो गए थे एक सप्ताह तक कि हम आउटसाइड चले गए थे, थोड़ा लीव लेकर के दोस्त। जैसा कि कुछ लोगों से मुझे बात हुआ था फोन पे, उन लोगों को मैंने बता दिया था, ठीक है, कि मैं आउटसाइड जा रहा हूं, तो हो सकता है 1-2 दिन डिले हो सके। ठीक है, तो ये चीजें था। चलिए मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं दोस्त, दे लीजिए फटाफट, कल आपका चेंज हो जाएगा मॉक टेस्ट का लिंक। जो लोग नहीं दिए हैं फटाफट दे लीजिए। जल्द ही आपका स्कोर कार्ड भी यूट्यूब पे बता दिया जाएगा और टेलीग्राम पे भी बता दिया जाएगा। जो लोग टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट टेलीग्राम भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए दोस्त। उस पे आपको क्या किया जाता है, मॉक टेस्ट का आंसर की प्लस स्कोर कार्ड दोनों दे दिया जाता है। और बायोलॉजी का जो सेट देख रहे हैं उसे भी दिया जाता है। वैसे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाकर के एक बार चेकआउट कीजिएगा। फिजिक्स के वीडियो का भी प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, बायोलॉजी जो चल रहा है उसका भी प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, सारा मिल जाएगा आपको। पीडीएफ के लिए भी जो है यहाँ पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं लेकिन कर लीजिए, मैं बता रहा हूं। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, 6 महीने के लिए कर लीजिए, 4 महीने के लिए कर लीजिए, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक कर लीजिए, फिर उसके बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिक्कतें नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम हो जाएगा फिर क्या कीजिएगा, रह करके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कर लीजिए, आपके फ्यूचर की बात है, मैं बता रहा हूं, फ्यूचर संभालना है आपको। इसलिए कोई भी चैनल अगर आपको लगे कि आपके लिए बेनिफिट है दोस्त, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जब लगे कि बेनिफिट नहीं है अनसब्सक्राइब करके हटा दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए, आपके भलाई के लिए बता रहा हूं ये चीजें। चलिए तो दोस्त, इसमें जो है बायोलॉजी से क्या है कि 11वां सेट है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्टेटमेंट जो दिया हुआ वो गलत है। ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ टिक मार के नहीं जाएंगे, आपको हम समझा के भेजेंगे ताकि अगले बार भी आपको याद रहे। अगले बार के लिए ऐसा नहीं कि अभी टिक मार दिए याद रहे फिर कल होके भूल जाइए, नहीं, हम समझा करके भेजेंगे। जैसा कि जो लोग वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि हम किस तरह से आपको समझाते हैं। 20 क्वेश्चन तो लाते हैं, सिर्फ टिक नहीं मारते हैं, पता है सभी लोगों को। और जो लोग नए हैं वो और भी वीडियो दिया हुआ है, उसको भी आप देख लीजिए, पता लग जाएगा। चलिए इसमें हम आपको बताते हैं, सारे ऑप्शन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं कौन सा है, फिर कैसे है ये भी बता देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट आपको दे दिया है कि सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उसकी मां से वंशागत प्राप्त होते हैं।
क्या ये गलत स्टेटमेंट है? या दूसरा देख लीजिए, दूसरा दे दिया है कि कुछ प्रजातियों में, ठीक है, या कुछ प्राणियों में दे दिया है, कुछ प्राणियों में जैसे घोंगा दे दिया है, ठीक है, जैसे घोंगा हो गया, जीव में लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, क्या ये एक गलत स्टेटमेंट है? या तीसरा देख लीजिए, तीसरा आपको दे दिया कि सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं। या चौथा देख लीजिए, चौथा इसमें आपको दे दिया है कि लिंग विभिन्न जातियों के विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है, क्या ये गलत स्टेटमेंट है? अब गलत स्टेटमेंट है कौन, ये देख लीजिए, आपको हम बताते हैं, समझाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सिर्फ टिक मार के नहीं चलेंगे। चलिए, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। देख लीजिए, इसमें पहला स्टेटमेंट आपको गलत है जी बॉस, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्या है इसमें कि सभी बच्चों में क्या कहता है कि वाई गुणसूत्र उसके मां के वंशागत प्राप्त होते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अब कैसे गलत है ये देख लीजिए, बताते हैं आपको। इसे देख लीजिए, ये पुरुष और महिला है, पुरुष में जो होता है एक्स और एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है पुरुष में, एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। जबकि महिला की अगर बात कर ले तो महिला में क्या होता है कि समान गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स और एक्स। तो दोस्त, बच्चों में जो गुणसूत्र आएगा किससे आएगा? वाई गुणसूत्र अगर बच्चों में है तो किससे आएगा? मां से तो आएगा नहीं, क्योंकि मां में तो वाई गुणसूत्र होता ही नहीं है। होता किस में है? होता गुणसूत्र है फादर में वाई गुणसूत्र होता है, यानी कि पुरुष में होता है गुणसूत्र, ये पता है। तो बच्चों में गुणसूत्र किससे आएंगे? फादर से आएंगे। जबकि ऑप्शन में क्या कह रहा था? ऑप्शन में ये चीजें कह रहा था कि नहीं, वाई गुणसूत्र जो है उसके मां के वंशागत प्राप्त होते हैं, मां से कभी नहीं होगा। क्योंकि मां में, महिला में क्या होते हैं कि हमेशा एक्स गुणसूत्र होते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि पुरुष या महिला हो उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 गुणसूत्र दोनों में मिलता है, जबकि 23वां गुणसूत्र है वो नहीं मिलता है। 23वां गुणसूत्र जो होता है वो एक्स वाई पुरुष में होता है, जबकि महिला में एक्स एक्स होता ही है, महिला में वाई कभी नहीं होता है। तो पुरुष का जो है एक्स वाई गुणसूत्र होता है वो महिला से नहीं मैच करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो दोस्त क्या है कि इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मनुष्य में संतान का लिंग डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है या होता है। किसके द्वारा होता है? मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आपको पता है, किसी भी मनुष्य के अगर संतान होता है तो उसका लिंग निर्धारण हमेशा जो होता है ना दोस्त, किससे होता है? देख लीजिए, ऑप्शन पहले बताते हैं, पढ़ते हैं, फिर समझाते हैं। आराम से समझना है हमको, भूलना नहीं है, टिक नहीं मारना है, वरना पढ़ने के लिए बहुत सारा बुक है, पढ़ करके टिक मार करके हम चले जाते हैं, कर लेते होइएगा आप भी। ठीक है, लेकिन चलिए एक बार अगर समझ लेते हैं, 20-20 क्वेश्चन अगर समझ लेते हैं ना दोस्त, फिर नहीं भूलिएगा आप। ठीक है, चलिए इसमें देख लीजिए, पहला नंबर ऑप्शन में दे दिया है, पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है कि मातृ और पितृ यानी माता और पिता दोनों गुणसूत्रों से। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन दे दिया मातृ गुणसूत्र यानी माता के गुणसूत्र से। तीसरा दे दिया ऑटोसोम, ये मतलब अपने आप। ठीक है, चौथा दे दिया पितृ गुणसूत्र से यानी पिता के गुणसूत्र से। ये बिल्कुल सही है कि पिता के गुणसूत्र से ही क्या होता है कि संतानों का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, कैसे लिंग निर्धारण होता है ये भी देख लीजिए, पूछा गया है क्वेश्चन, समझ लीजिए। ठीक है, आपको पता है कि पुरुष में जो है एक्स वाई गुणसूत्र होता है और महिला में जो होता है क्या होता है कि एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। ध्यान रखिए, पुरुष का अगर जो है स्पर्म निकलता है तो उसमें से क्या होता है कि कोई एक ही आता है, या तो एक्स निकलेगा या तो वाई निकलेगा। महिला से जो अंडाणु निकलता है इससे भी, ये में तो दोनों एक्स ही होता है, एक्स ही निकलेगा। अगर पुरुष का क्या होता है कि एक्स निकलता है और महिला का एक्स निकलता है तो दोनों आकर के क्या होता है कि एक्स एक्स बनता है, तो वहां पे लड़की जन्म लेती है। ध्यान रखिएगा, लड़की जन्म लेती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पुरुष के स्पर्म से वाई गुणसूत्र आए और महिला के गुणसूत्र से, अंडाणु से अगर एक्स गुणसूत्र आए, क्योंकि एक्स ही होता है तो एक्स ही आएगा, स्वाभाविक है, डिफरेंट होगा तो सिर्फ पुरुष में होगा, तो यहाँ पे जाके एक्स वाई बनेगा, तो क्या होगा, लड़का जन्म लेगा। ठीक है, मतलब एक्स वाई आया तो लड़का। अब ध्यान देखिए, कभी कभी अपने समाज में देखा जाता है ये चीजें कि किसी महिला, किसी घर में अगर महिला का जो है कि बच्चे जो है लगातार अगर बेटी जन्म ले रही है, पुत्री जन्म ले रही है, तो सारा दोष किसको दे दिया जाता है? महिला को। बहुत तरह की जो है उसको प्रताड़ना देना शुरू कर देते हैं, समाज की बात बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्त, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर दोष होता है तो इस महिला का दोष नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमेशा एक्स एक्स गुणसूत्र ही पाया जाता है। इस बेचारी का क्या दोष होगा? कोई दोष नहीं होगा। दोष किसका होता है? पुरुष का होता है, क्योंकि वो वाई क्रोमोसोम नहीं निकाल पाता है, वाई गुणसूत्र नहीं निकलता है उससे, उस पुरुष में दोष है, न कि इस महिला में है। प्रताड़ना पुरुष को मिलना चाहिए, न कि महिला को मिलना चाहिए।
तो दोस्त समाज में ये कुरीतियां जो है बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके गांव समाज में अगर ऐसा हो रहा है तो आप उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं, ये महिला की गलती नहीं है, पुरुष की गलती है, क्योंकि पुरुष में ही एक्स वाई गुणसूत्र होता है। तो पुरुष अगर वाई गुणसूत्र जनरेट नहीं कर रहा है तो इसमें महिला का दोष नहीं है, दोस्त बिल्कुल दोष नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे लौटते हैं। ये सामाजिक बात थी, थोड़ा तत्वों पे बात करना था, इसलिए हम आपको ये चीज पे थोड़ा डिस्कस कर लिए, जानना जरूरी है, ठीक है, इसलिए हम बता दिए। अब जो लोग पढ़े होंगे वो अच्छे से जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए, इसमें तो आप देख लिए कि ये जो है संतानों में, जब मनुष्य के संतान में लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो ये पिता के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो दोस्त ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई बार, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। F2 पीढ़ी का अगर अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। ध्यान रखिए, F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी पूछा जाता है। F1 पीढ़ी में क्या अध्ययन किया था मेंडल साहब ने, ये समझ लीजिए। पहले बता देते हैं, ऑप्शन पढ़ के आपको बता देते हैं, फिर समझा भी देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसमें आपको कह रहा है कि वह पता नहीं लगा पाते कि कौन सा लक्षण प्रभाव से है, प्रभावी थे, ठीक है। ये होता अगर स्टडी F2 पीढ़ी का स्टडी नहीं कर पाते मेंडल साहब, तो ये कहता है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको ऑप्शन दे दिया है। दूसरा कहता है कि वह कई लक्षणों के अध्ययन नहीं कर पाते, ये दे दिया। या तीसरा कहता है कि वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण भी नष्ट हो रहे हैं, ये हो सकता है। या चौथा आपको दे दिया है इसमें कि वह हाइब्रिड पौधे पाने में सक्षम नहीं होते, क्या ये हो सकता था। दोस्त ध्यान रखिएगा, अगर मेंडल साहब F2 पीढ़ी का स्टडी नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, तो वो उनमें होता क्या, ये समझ लीजिए। ये थर्ड नंबर जो देख रहे हैं ना आप, ये थर्ड नंबर ही करेक्ट होता है। वो पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण जो है उसमें नष्ट हो रहा है, ये कभी पता नहीं लगा पाते। वो पता कब लगाए, तो F1 जब स्टडी कर लिए थे उसके बाद F2 की स्टडी में इनको ये पता चला था। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। F1 और F2 पूछा भी जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको दे देता है कि F1 में क्या स्टडी किया गया, F2 में क्या स्टडी किया गया। तो ध्यान रखिएगा, F1 में जो है फूलों पर जो है स्टडी किया गया था, जिसमें सफेद और जो है आपका जामुनी कलर का फूल था, उसका स्टडी किया था। F2 में क्या स्टडी किया गया था, तो पेड़ बौने और लंबे हो रहे नहीं हो रहे, इसकी स्टडी किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। इसमें अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि मंडल में, किसमें, मेंडल में, सॉरी मंडल नहीं है, मेंडल है। मेंडल में, मेंडल के कहता है कि प्रयोग में दो लक्षण के बीच जो है क्या हुआ कि द्विसंकरण के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त हुआ था लक्षण, उसका अनुपात क्या था, ठीक है। तो ये बताना है। अनुपात देख लीजिए, अनुपात फर्स्ट में दे दिया है कि 9:1:3:3। दूसरा आपको दे दिया है कि 9:4:2:1, मतलब रेशियो का, ये हिंदी अंग्रेजी दोनों मिक्स करके बोल रहा है। तीसरा देख लीजिए 1:3:9:3, या चौथा दे दिया है कि 9:3:3:1, हाँ ये दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो F2 पीढ़ी का द्विसंकरण का जो उन्होंने परिणाम स्वरूप जो अनुपात रेशियो जो प्राप्त किया था, वो रेशियो था ये फोर्थ नंबर। ध्यान रखिएगा 9:3:3:1, ये रेशियो आया था। तो इसको ध्यान रखना है, पूछता है कभी कभी। मेंडल साहब के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। तो इन्होंने ही मटर के पौधे पर सबसे पहले इन्होंने प्रयोग करके ये गुणसूत्र के बारे में पता लगाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। इसमें अगला क्वेश्चन दे दिया कि सामान्य मनुष्य में कितने जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। अलैंगिक गुणसूत्र की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अलैंगिक, लैंगिक की बात नहीं कर रहा है, अलैंगिक, अलैंगिक, ठीक है। जो क्या होते हैं कि जनन में भाग नहीं लेते हैं, अलैंगिक, लेकिन उसमें मौजूद होता है। जनन में जो भाग लेता है वो अलग होता है, ध्यान रखिएगा। तो अलैंगिक की बात कर रहा है कि अलैंगिक गुणसूत्र कितने थे। अब समझ लीजिए, इसमें ऑप्शन दे दिया है, उसको समझिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि 22 जोड़ी, दूसरा दे दिया है 1 जोड़ी, तीसरा आपको दे दिया है 44 जोड़ी, चौथा आपको दे दिया है कि 23 जोड़ी। दोस्त होगा क्या, ध्यान रखिएगा। मनुष्य में जो होता है अलैंगिक जो गुणसूत्र होते हैं, जो भाग नहीं लेते, वो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े होते हैं। ऐसे मनुष्य में क्या होता है, ये करेक्ट मेरा फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, पहले देख लीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं। चलिए देख लीजिए, ये मनुष्य है, ये जो है महिला है। ये दोनों में क्या होते हैं कि 22 गुणसूत्र मौजूद होते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों 22 जो गुणसूत्र होते हैं पुरुष में और महिला में, दोनों में मैच करता है, ध्यान रखिएगा।
दोनों में 22वां गुणसूत्र जो होता है, 22 गुणसूत्र मैच करता है, लेकिन 23वां जो गुणसूत्र होता है वो मैच नहीं करता है, जैसा कि इससे पहले भी आपको समझा दी थी। 23 गुणसूत्र कहने का मतलब 46, तो टोटल इसमें भी 46 होता है, उसमें भी 46 होता है, लेकिन 22 गुणसूत्र जो होता है एक दूसरे में मैच करता है, 23वां नहीं करता है। 23वां जो है इसमें एक्स एक्स नहीं होता है महिला में, लेकिन पुरुष में क्या होता है कि एक्स वाई गुणसूत्र होता है जो मैच नहीं करता है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। तो ये 22 जो होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में दे दिया है कि एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र की बात कर दिया, ध्यान रखिएगा, जिससे लिंग निर्धारण किया जाता है। आपको पता है, बता भी दिए थे। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है इसमें कि 8 होता है, दूसरा दे दिया है कि 4 होता है, तीसरा आपको दे दिया है कि 2 होता है, और चौथा आपको दे दिया है कि 1 होता है। होता क्या है, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, एक सामान्य मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ना दोस्त, वो 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 होते हैं। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। बताते हैं कि कैसे 2 होता है, ये भी समझ लीजिए। आपको पता है कि एक मनुष्य में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, एक महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, तो उसका जो है एक्स निकल करके या इसका एक्स निकल करके दोनों मिलता है, तो वो एक्स वाई जो देख रहे हैं ना वही 2 होता है। इसमें भी 2 होता है। जो 23वां जो होता है जो मिलता नहीं है गुणसूत्र, उसी की बात करें, वही तो जाकर के क्या होता है कि लिंग का निर्माण करता है कि पुरुष होगा कि महिला होगा, वही लिंग निर्धारण करने में मदद करता है। तो मनुष्य की बात कर रहा है, उसी की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त इसमें कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। हाँ, हरा मटर जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताता है। कभी कभी आपको देखिए वैज्ञानिक नाम पढ़ लीजिएगा, कभी कभी आम का मैंगो पेड़ा जो वैज्ञानिक नाम होता है वो पूछ लेता है, चने का पूछ लेता है, तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। गेहूं का वैज्ञानिक का नाम पूछ लेता है, तो इस तरह से पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोग इसमें क्या है कि जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, अनुवांशिकता पढ़ रहे हैं, तो मेंडल साहब के बारे में भी पढ़ रहे हैं इसमें। तो मेंडल साहब के जुड़े हुए मटर के पौधे के जो है वैज्ञानिक नाम पूछ दिया गया है। अब पूछा भी गया है एनटीपीसी वाले एग्जाम में, इसलिए हम इसको लेकर के आए हैं। तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, हाँ इसे हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। समझिए, इसमें हरी मटर का वैज्ञानिक नाम कहता है कि क्या है। तो हरी मटर का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए, फिर बताते हैं इसमें क्या है क्या नहीं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में कहता है कि पाइसन सटाइवम, पाइसन सटाइवम। ये दूसरा देख लीजिए। दूसरा इसमें कहता है कि टिट्रिकम एस्टिवम, ये है। या दूसरा पाइसम पाइसम जो है सवाइटम, ये होगा, या जी मेज होगा। तो दोस्त होगा क्या, ध्यान रखिएगा। इसमें हरी मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो फर्स्ट नंबर जो पाइसम देख रहे हैं, सटाइवम, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, यही है हरी मटर का वैज्ञानिक नाम। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है। और ये सेकंड नीचे जो देख रहे हैं आप, जी मैज, ये आपका किसका वैज्ञानिक नाम है बता सकते हैं कोई? जी मैच जो होता है वो जौ का होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो ट्रेटिएसिडुटम जो देख रहे हैं ये सेकंड नंबर, वो किसका है? तो वो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। इस तरह से पूछता है, तो ध्यान रखना, वैज्ञानिक नाम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। या जो अभी आपको जो है क्या है कि कम्युनिटी जो है टैब में क्या करता है कि आपको जो है डेली एक क्वेश्चन हम डालते हैं उसमें, तो उसमें वो भी उसको भी जो है आंसर किया कीजिए आप लोग, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, तो उसको भी आंसर किया कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल साहब जो थे वो वंशागुणित सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। मेंडल साहब ने जो सिद्धांत दिए थे वंशागुणित का, वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये बताना है। देख लीजिए, पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है कि पृथ्वी का सिद्धांत, ये नहीं आता है। या दूसरा दे दिया है प्रभुत्व का सिद्धांत, ये नहीं आता है। या तीसरा आपको दे दिया है कि स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं आता है। या चौथा दे दिया है बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। किसका सिद्धांत जो है वो मेंडल साहब, ग्रेगर मेंडल साहब के अनुवांशिकता सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वंशागुणित जो है मेंडल साहब के जो सिद्धांत दिए थे वो नहीं आता है। ये फोर्थ नंबर बायोपिक्स का सिद्धांत, ये उनके अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एनटीपीसी वाले एग्जाम में, तो हमें भूलना नहीं है, हर तरह से क्वेश्चन को जो है कैप्चर करना है। और दोस्त कम समय है, ज्यादा पढ़ना भी है, ध्यान रखिएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, पता लगेगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि जीवों को अधिक दूरी संबंधी, अगर कोई जीव अधिक दूरी संबंधी पे है तो क्या है कि उसका जो है
क्या होता है कि वो क्रोमोसोम जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है कि अधिक अंतर होता है। ठीक है, तो ये निर्मित दृष्टिकोण क्या कहा जाता है ये बताना है, उसके द्वारा जो निर्मित दृष्टिकोण उसके आधार पे होता है वो क्या कहलाता है ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, बताते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कि आणविक जातिवृत्ति कहलाता है या संरचनात्मक जो है आपको कहलाता है दृष्टिकोण, या तीसरा डीएनए जो है आपका अध्ययन कहलाता है, या चौथा कयांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपको बताते हैं दूर संबंधी जीव होते हैं और उसके बीच जो डीएनए होता है उसमें काफी अंतर होता है, और जो नजदीक होते हैं उनके बीच जो संबंध होता है उसके डीएनए के बीच भी क्या होता है कि कम अंतर होता है। मतलब दूर हो तो ज्यादा अंतर डीएनए में, कम हो तो कम अंतर हो डीएनए में। ये चीज है, यही दृष्टिकोण, इसी आधार पर दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को जो कहते हैं दोस्त वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो करेक्ट है वही आणविक जातिवृत्ति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दूर हो तो डीएनए के बीच उनके जो है क्या होगा कि अधिक अंतर होगा, लेकिन अगर नजदीक हो जातिवृत्ति, नजदीक हो जीवों के बीच संबंध नजदीक हो तो उनके डीएनए के जो होता है दूरी वो कम होता है। यही आपका आणविक जातिवृत्ति कहलाता है। ठीक है, पूछा गया है एनटीपीसी वाले एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इग्नोर नहीं करना है, हम लोगों को लेके चलना है सारे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। ठीक है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, कितना योगदान होता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपको इसमें दे दिया है कि अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है, दूसरा दे दिया है कि अपने जीन्स की 3/4 हिस्सा होता है, या सभी जीन्स होते हैं, या चौथा आपको दे दिया है कि अपने जीन का 1/4 हिस्सा होता है। क्या होता है मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर माता पिता प्रजनन करते हैं तो वो जीन का कितना हिस्सा एक दूसरे को जो है बनाने में, अगला पीढ़ी को बनाने में वो देते हैं, ये बताना है। तो ध्यान रखिए, इसमें जो होता है वो जीन्स का आधा आधा हिस्सा दोनों लोग प्रोवाइड कराते हैं, तब जाकर के एक तीसरे जो है नवजात की निर्माण होता है। ठीक है, अब बताते हैं, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा, दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये पुरुष है महिला है, दोनों में एक, पुरुष में आपको पता है कि XY गुणसूत्र होते हैं, महिला में X और X गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जब इसका मतलब ये दोनों एक से नहीं निकलेगा, चाहे उसका XY दोनों एक साथ निकल करके नहीं आता है, वो दो है तो उसका एक ही X निकलेगा या तो Y निकलेगा स्पर्म के थ्रू। ठीक है, इसका अंडाणु के थ्रू X ही निकलेगा, दोनों में से कोई X ही निकलेगा, दोनों एक साथ नहीं जाएगा। तो दो है तो एक ही भेज रहा है, उधर भी दो है तो एक ही भेज रहा है, मतलब आधा हिस्सा तो दोनों जो है क्या कर रहा है कि भेज रहा है, आधा हिस्सा तो भाग ले रहा है प्रजनन में। तो ये आधा हिस्सा दो में से एक ही दे रहा है, ये भी एक दे रहे हैं वो भी एक दे रहे हैं, जाकर के दो मिलता है। ठीक है, तो ये चीजें होता है। तो आधा हिस्से का जो है क्या करता है कि साझेदारी करता है, फिर जाकर के जो है क्या होता है कि यौन प्रजनन में जो है एक नवजात का जो है निर्माण होता है। तो दोस्त इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में दे दिया है दोस्त कि एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है ये बताना है। स्वाभाविक सी है, सब जानते हैं एक सामान्य मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितना होता है क्या बताएं, आप तो जानते हैं, बार बार उसी चीज को हम रट रहे हैं। चलिए ऑप्शन डायरेक्ट बताते हैं, 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ा। अगर जोड़े के रूप में दे देता तो जोड़ा हम मार देते हैं। ठीक है, 23 जोड़ा होता है। चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि डैश डैश अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। कौन जो है अनुवांशिक की क्या है कि सामग्री का वाहक होता है ये बताना है। दोस्त पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अनुवांशिक का वाहक कौन होता है ये बताना है। तो ध्यान रखिए, पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है कि युग्मक होता है, दूसरा दे दिया है कि जीन होता है, तीसरा नंबर दे दिया है कि अनुवांशिकी खुद होता है, या चौथा जन्म कोशिका होती है। कौन होती है? तो अनुवांशिक का जो वाहक होता है ना वो क्या होता है कि जीन होता है। ठीक है, क्या होता है? जीन होता है। अब समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा बता देते हैं। इसको ये डीएनए है। ठीक है, ये क्या है कि डीएनए है। डीएनए की सबसे छोटी इकाई को ही क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डीएनए के सबसे छोटी इकाई को, यही क्या होता है कि अनुवांशिक का वाहक होता है, जो एक वंश से दूसरे वंश में ले जाने का काम करता है। यही सबसे छोटी इकाई होता है। सो ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये अनुवांशिक का वाहक भी कहलाता है। जीन को क्या कहते हैं? सभी अनुवांशिक जीवों का वाहक कहलाता है। यही एक दूसरे को ले जाने का काम करता है। तो ये चीजें है, इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया आपको वनस्पति भागों, दे दिया कि वनस्पति भाग या बीजों के बजाय
ठीक है, कोशिका के मध्य में नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है, ये बताना। उगाना कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये। तो अगर वनस्पति या भाग है, बीज है, उसके द्वारा अगर नए पौधे के अगर हम उगा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, ये बताना है। पहला नंबर ऑप्शन देख लीजिए कि टिश्यू कल्चर कहलाता है, दूसरा बहुविखंडन कहलाता है, तीसरा आपको दे दिया है कि पुनः निर्माण कहलाता है, और चौथा आपको दे दिया है कि द्विविचर खंडन कहलाता है। द्विविचर खंडन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वनस्पति के नए भाग से या बीज से नए पौधे का अगर निर्माण करवा रहे हैं, हम कहीं भी उगा रहे हैं नए पौधे, तो उसको दोस्त कहा जाता है टिश्यू कल्चर। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, टिश्यू कल्चर। ये एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हमको रखना है दोस्त, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में दे दिया है कि गुणसूत्र किससे संबंधित है। जी हाँ, गुणसूत्र किससे संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, जेईई के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको बताते हैं श्वसन, दूसरा दे दिया है आपको कि स्वांगीकरण, तीसरा दे दिया है कि अनुवांशिक लक्षणों के संचरण, चौथा दे दिया है कि पोषण। दोस्त गुणसूत्र किससे संबंधित है, आपको पता है कि गुणसूत्र किससे होता है, अनुवांशिक से होता है। तो अनुवांशिक के लक्षणों के संचरण से है, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, भूलना नहीं है दोस्त, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला बताते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर क्रोमोसोम क्रोमैटिक से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम में क्रोमैटिक क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम 2-4 और बता देंगे आपको, ध्यान रखिए। और ये तो ऑप्शन समझ लीजिए कि उस बिंदु का नाम क्या है जो क्रोमोसोमिक क्रोमैटिक जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है इसमें कि न्यूक्लियोसोम होता है, या दूसरा सेंट्रोसोम होता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि सेंट्रीमियर होता है, या चौथा आपको दे दिया है आपको कि जीन होता है, क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है, जो आपको पाया जाता है क्रोमोसोम में, जो पाया जाता है, जो सेंटर पे पाया जाता है, उस बिंदु का जो नाम होता है, वो थर्ड नंबर जो आप मेरा ऑप्शन देख रहे हैं सेंट्रोमियर, वो होता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेंट्रोमियर क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये चीजें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है कि आपका जो है गुणसूत्र है, समझिए इसमें गुणसूत्र, प्रत्येक गुणसूत्र में क्या होता है कि एक संकीर्ण भाग मिलता ही है। ठीक है, संकीर्ण भाग मिलता है। प्रत्येक गुणसूत्र का एक बिंदु होता है, जिस बिंदु को क्या कहा जाता है कि सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए इस चीज को कि सेंट्रोमियर। अब ये बताते हैं आपको कि जैसे गुणसूत्र की अगर बात करते हैं तो आपको जो है गुणसूत्र को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग में डिवाइड किया गया है ये भी समझ लीजिए। ठीक है, 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो देख लीजिए, इसमें आपको मध्य केंद्रीय दे दिया है, तो ये मध्य केंद्रीय पहला भाग है। तो मध्य केंद्रीय में होता क्या है ये समझ लीजिए। तो दोस्त मध्य केंद्रीय में जो होता है ना, गुणसूत्र जो होता है वो डीएनए के ठीक बीचे बीच पाया जाता है। ठीक है, ये गुणसूत्र है, ये मध्य केंद्रीय के क्या, मध्य केंद्रीय जो होता है इसके ठीक गुणसूत्र के क्या होता है कि ठीक बीचों बीच पाया जाता है। दूसरा जो होता है उपकेंद्रीय होता है। उपकेंद्रीय में होता क्या है ये समझिए। उपकेंद्रीय मध्य से जो है, मध्य से थोड़ा सा हट करके ये गुणसूत्र पाया जाता है। तीसरा जो होता है अग्रबिंदु होता है, तीसरा अग्रबिंदु होता है। ये कहाँ पाया जाता है ये समझ लीजिए। अग्रबिंदु जो होता है किनारे पे मिलता है, क्या होता है, किनारे पे मिलता है। उसके बाद जो चौथा जो होता है अंत केंद्रीय होता है, क्या होता है, अंत केंद्रीय, जो सबसे शीर्ष पे पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये 4 तरह के गुणसूत्र होते हैं जो आपको जो है गुणसूत्र पे पाया जाता है, ये चीजें तो इसको समझना है। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर पाया जाता है, भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि अनुवांशिक लक्षण के जीन समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक जो लक्षण होता है उसके जीन के समूह को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जीन के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, इसमें बताते हैं आपको। बहुत गर्मी है भाई, चलिए बताते हैं इसमें अनुवांशिक लक्षण के जीन समूह को क्या कहते हैं ये समझिए। पहला देख लीजिए, पहला दे दिया है कि एलीलस कहते हैं, दूसरा दे दिया है कि फिनोटाइप कहते हैं, तीसरा जीनोटाइप कहते हैं, चौथा आपको दे दिया है इसमें कि प्रबल जीन कहते हैं। क्या कहते हैं
ध्यान रखिएगा। अनुवांशिक का जो लक्षण के जीन का जो समूह होता है ना दोस्त, वो थर्ड नंबर क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। अब समझ लीजिए, थोड़ा सा हम आपको समझा भी देते हैं। दो तरह से पूछा जाता है, एक तो जीनोटाइप पूछा जाता है, एक फिनोटाइप पूछा जाता है। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। आपको हम पहले बता देते हैं, जैसे कि जीनोटाइप तो आप देख लीजिए कि जीनोटाइप क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं उसके जो लक्षण होते हैं उसको जिस रूप में डिनोट करते हैं उसको जीनोटाइप कहते हैं। अब बताते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, तो जो भी जीव होते हैं उसमें विकास जो करता है उसके प्रदर्शन करने वाले लक्षण को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, जीव अगर विकास कर रहा है और उसको जब प्रदर्शन करने के लिए जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं। तो ये समझिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप ये दो तरह के जो है पूछे जाते हैं आपको, तो इसको भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है कि लैंगिक प्रजनन में डैश के डैश शामिल होते हैं। लैंगिक प्रजनन में डैश के या का डैश शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है इसमें कि समान लिंग और दो जनक शामिल होते हैं। दूसरा दे दिया कि विपरीत लिंग और जो एक जनक शामिल होते हैं, या विपरीत लिंग और दो जनक शामिल होते हैं। तीसरा आपको दे दिया कि कोई भी लिंग और एक जनक शामिल होते हैं। क्या होते हैं? तो जब लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन समझते होइएगा, जब मादा और जो है नर आपस में मिलते हैं तब की बात कर रहा है कि क्या होता है। तो दोस्त उसमें क्या होता है कि विपरीत लिंग होता है और दो जनक होता है। समझ लीजिए, विपरीत लिंग और दो जनक होता है। कैसे होता है समझ लीजिए इसको। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, बता देते हैं आपको। जो नहीं समझे उसको समझा देते हैं। ये देख लीजिए, ये दोनों नर और मादा है। जब आपस में नर और मादा मिलेंगे तभी क्या होगा कि लैंगिक प्रजनन होगा। लैंगिक प्रजनन होगा। आप समझ लीजिए इस चीज को कि लैंगिक प्रजनन में दो, इसमें आपको बताएं कि दो लिंग, विपरीत लिंग होते हैं। तो ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गया। पुरुष पुरुष मिलकर के तो नए बच्चे का जन्म नहीं ना दे सकते हैं। अलग अलग लिंग होगा। लिंग मतलब पुरुष हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, तो दोनों क्या हो गया कि अलग अलग है, तो दो विपरीत लिंग हो गए। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं। इसके बाद दो जनक होते हैं। दो जनक मतलब एक तो उनका जनक होगा जिससे एक्स या वाई निकलेगा, एक तो महिला का होगा जिसमें एक्स ही निकलेगा। तो दोनों दो जनक होते हैं। तो दो विपरीत लिंग भी होते हैं और दो जनक भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, तभी जो है लैंगिक प्रजनन में शामिल हो पाते हैं। तो ये चीजें है, इसको समझना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे दिखाते हैं दोस्त, जो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है। हाँ, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि एक मादा युग्म में क्रोमोसोम होते हैं। मादा में कितने क्रोमोसोम होते हैं ये बताना है। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। मादा का है या पुरुष का है, ध्यान रखिएगा, सभी में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 23 जोड़ा। अगर पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष में भी क्या होता है, 23 जोड़ा पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पुरुष में और महिला में 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन 23वां जो गुणसूत्र होता है वो नहीं मिलता है। अगर ये बातें क्वेश्चन में कहता कि कितने जो गुणसूत्र पुरुष और महिला में मिलते हैं, तब 22 जोड़े 44 गुणसूत्र का नाम ले लेते हैं। लेकिन मौजूद कह रहा है तो एक मनुष्य में कह दे या एक महिला में कह दे 23 गुणसूत्र पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसको भूलना नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लेकर के चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया आपको कि किस प्रकार का पुनर्जन्म अधिक विविधता ला सकता है। ठीक है, पुनर्जनन किस प्रकार का अगर बार बार जो है जनन किया जाए तो वो विविधता ला सकता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि बीजांड द्वारा जनन, या दूसरा दे दिया है कि पूर्ण जनन, तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि लैंगिक जनन, और चौथा आपको दे दिया है कि मुकुलन। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो है पुनर्जनन बार बार अगर जनन हो जाए तो ये लैंगिक जनन जो देख रहे हैं अगर वो बार बार हो रही है तो वो क्या होगा कि विविधता ला सकता है, अंतर ला सकता है, ये चीज होगा। तो ये क्या होगा कि थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। लास्ट क्वेश्चन में दे दिया है कि पीढ़ी-F1 में दिखाई देने वाले लक्षण कौन से थे, ये बताना है कि पीढ़ी-1 में जो लक्षण दिखाई दिया था वो किस तरह का था। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको दे दिया है कि मिश्रित लक्षण था, दूसरा आपको दे दिया है कि प्रबलता था, तीसरा दे दिया कि प्रबलता और परिसर था, और चौथा आपको दे दिया है इसमें कि चौथा दे दिया कि प्रतिसारी था। दोस्त क्या था? तो ध्यान रखिएगा, F1 में जो आपका जो लक्षण दिखा था वो प्रबलता था। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है,
तो ये किस प्रकार का था, इसमें जो रेशियो दिया गया था वो 3:1 में था, ध्यान रखिएगा। सेकेंड जो द्विसंकरण हुआ था उसमें 9:3:1 के में था, ध्यान रखिएगा। 9:3:1 इसके रेशियो में था। फर्स्ट वाला 3 और 1 के रेशियो में था। पूछता है ये चीजें, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो दोस्त क्या था कि ये 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बायो जो जेनेटिक्स से था ये था। जेनेटिक्स से एक सेट और आएगा दोस्त। इसके बाद क्या होगा कि जेनेटिक्स फिनिश होगा, फिर नए चैप्टर पे चलेंगे। बहुत जल्द ही आपका क्या करेंगे कि खत्म करेंगे, भाग भाग के खत्म नहीं करेंगे दोस्त, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम नजदीक आ रहा है तो भाग भाग के खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। 20 करके आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। ये है कि आपको गैप नहीं करेंगे। रेयर चांस भाई अगर गैप हो गया तो वो अलग चीज है, लेकिन गैप कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। टेस्ट हमेशा चलेगी। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हम बार बार करते हैं दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिए। 40 नंबर की बात है, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए तो मॉक टेस्ट दे लीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। सारा चीज आपको वहां पे प्रोवाइड होते रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए बायो के सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।